श्रीवास्तव। आज इस कक्षा में हम समास पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआई के अंतर्गत हम हिंदी फर्स्ट पेपर हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज समास प्रकरण है। संधि, प्रत्यय, उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं और आज हम समास पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारे ये शब्द निर्माण के जो 4 घटक हैं जो हमने पढ़े थे, वो अब इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम क्लास लेते हैं समास प्रकरण। जैसा कि हमने संधि के बीच में भी बताया था, जब संधि पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि संधि में अधिकांशतः सभी संधियों में समास होते हैं, कुछ एक छोड़ करके। क्यों? क्योंकि समास का मतलब होता है जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, उनका जो संक्षिप्त रूप होता है उसे ही समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। तो चाहे वो संधि के द्वारा दो शब्द मिले, चाहे प्रत्यय के द्वारा मिले, चाहे उपसर्ग के द्वारा मिले, वहां समास होना ही है। और संधि सिर्फ संस्कृत के तत्सम शब्दों में थी, और समास संस्कृत के तत्सम शब्दों में भी होते हैं, तद्भव में भी होते हैं, देशज में भी, विदेशी में भी, लगभग सभी शब्दों में समास होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि समास की क्या प्रक्रिया। शीघ्रता से बोलने के कारण जो पद लुप्त होते हैं वे आपस में जुड़कर एक नया पद बनाते हैं। तो आपस में दो शब्द होते हैं, वो जुड़ते एक नया पद बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ये सब शब्दों को, जैसे माता, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, यहाँ माता पिता है। अब जैसे हम कहें मेरे साथ मेरे माता और मेरे पिता भी जा रहे हैं, तो और से बचने के लिए हम सीधे से यहाँ पर माता पिता कह देते हैं। तो ये माता पिता जो है आपका सामासिक पद है। ठीक है, ये है सामासिक पद। ऐसे ही राजपुत्र खेल रहा है। राजपुत्र, इसका हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर क का लोप हो गया है जब राजपुत्र करते हैं। तो जब हम ऐसे सामासिक पद को अलग करते हैं, यानी जो पद लुप्त होते हैं उनको लाते हैं, तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह। और जब दो उनको लुप्त करते हैं पद को, तो जब उसको कहते हैं सामासिक पद। सामासिक पद को सामासिक पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सामासिक पद में, समास में दो पद होते हैं और दोनों के अर्थ होने चाहिए। इसलिए कुछ एक कंडीशन है जहां पर समास नहीं होते हैं। देखिए जैसे कि प्रथम पद और द्वितीय पद, दो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, प्रति और एक, ये बनेगा प्रतीक। देखिए इसमें भी दो पद हैं, लेकिन चूंकि प्रति का अर्थ तो है पर एक का अर्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय से बना है, और प्रत्यय से बनने के कारण प्रत्यय के अपने अर्थ नहीं होते हैं। इसलिए ये प्रतीक शब्द जो है एक रूढ़ हो गया है। चिन्ह, प्रतीक का मतलब चिन्ह, निशान, तो एक ही एक अर्थ दे रहा है। तो जो पद दो अर्थ ना दे, यानी दोनों पदों का अलग, जैसे इसमें राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, राज और पुत्र दोनों पदों का, माता और पिता दोनों पदों का अर्थ निकल रहा है। दोनों पद अर्थ प्रदान है, अर्थवान है, लेकिन प्रतीक में अर्थ नहीं है। इस तरह से जैसे अधीन, अधीन है ना, ये भी दो पदों से बना है, अधि और इन, इन। तो ये प्रत्यय है, चूंकि प्रत्यय में कोई अर्थ नहीं होता, तो अधीन का मतलब एक ही हो गया, किसी के अधीन रहना, किसी के अधिकार में। तो आप देख लीजिए कि इस तरह के यहां पर हमें जो मुख्य बात नोट करनी है कि उपसर्ग और समास के योग से बने हुए शब्द शब्दों में समास नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि समास के लिए दोनों पद का अर्थ होना जरूरी है, और इस तरह के शब्दों में पूरे पद का सामासिक पद का एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए वहां समास नहीं होगा, दो अर्थ होने चाहिए। पदों के आधार पर समास के भेद देखो, समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वैसे हमने 6 पढ़े हैं, लेकिन 2 पद होते हैं, तो 2 पद में पॉसिबिलिटी 4 की ही होगी। एक समास प्रथम पद प्रधान, दूसरा समास द्वितीय पद प्रधान, तीसरा समास दोनों पद प्रधान, और चौथा दोनों में से कोई नहीं अर्थात अन्य पद प्रधान। तो प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष के ही 2 भेद माने गए हैं, अव्यय द्विगु समास और कर्मधारय, क्योंकि ये भी जो है दोनों, इनमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन महत्व यहाँ प्रथम पद का भी होता है, इसलिए ये थोड़े से इससे अलग होते हैं, लेकिन इसके ही भेद माने गए हैं। और ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का अपना महत्व होता है। देखो, प्रथम पद प्रधान से मतलब होता है जिस पद में, जिस समास में या जिस सामासिक पद में प्रथम पद ही महत्वपूर्ण होता है, प्रधान मतलब होता है उसका ही महत्व होता है, उससे ही समास की पहचान होती है, तो वो प्रथम पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान जहां द्वितीय पद से पहचान होती है, और जो बीच के जो लुप्त पद होते हैं वो द्वितीय पद के अनुसार ही निकलते हैं। जैसे कि देखिए, द्वितीय पद मान लीजिए हमने यहाँ लिखा राज माता, ठीक है, इसका विग्रह होगा राजा की माता। यहाँ अब दूसरा पद लिखे हम राजगुरु, तो राजा का गुरु। तो देखिए, ये का और की, ये परिवर्तन हो गए किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, द्वितीय पद के अनुसार। इसका मतलब है कि ये द्वितीय पद प्रधान समास है। तो ऐसे ही ये दोनों जो होते हैं द्विगु और कर्मधारय, ये दोनों थोड़े से अंतर होता है, इसको हम आपको एक पेज पर बताते हैं। देखिए, जैसे कि तत्पुरुष समास है, ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है द्वितीय पद प्रधान समास है। अब इसके 2 भेद मानते हैं। एक में आ जाएगा द्विगु और एक में आ जाएगा कर्मधारय। द्विगु में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद समूहवाची। ठीक, इसमें द्वितीय पद का भी महत्व, द्वितीय पद का महत्व तो है ही है, द्वितीय पद प्रधान तो है ही है, लेकिन प्रथम पद अगर संज्ञावाची नहीं है तो द्विगु समास नहीं होगा। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा प्रथम पद का भी महत्व है। ऐसे ही कर्मधारय, प्रथम पद या तो विशेषण होगा या उपमान, और द्वितीय पद विशेष या उपमेय। तो देखो, जो भी उसके बीच के लुप्त पद होंगे उनका परिवर्तन तो इन्हीं के हिसाब से होगा, द्वितीय पद के हिसाब से ही, है ना। लेकिन क्योंकि द्वितीय पद अगर लड़का है तो विशेषण गोरा होगा, द्वितीय पद यदि गाय है तो काली होगी, यानी इनका जो परिवर्तन है वो द्वितीय पद के अनुसार ही होगा, इसलिए ये भी द्वितीय पद प्रधान है, लेकिन महत्व प्रथम पद का भी है, इसलिए इसे तत्पुरुष से थोड़ा सा अलग किया गया है। अब हम कहें कि जब दोनों पद प्रधान हैं, दोनों का महत्व है, तो फिर द्वंद्व समास का भेद होना चाहिए।
या द्वंद्व समास के समान होना चाहिए। तो द्वंद्व समास के समान क्यों नहीं है? क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का बराबर महत्व है, माता और पिता। जो बीच का पद है ना माता के हिसाब से निकलता है ना पिता के हिसाब से, अव्यय होते हैं, और या अथवा अव्यय लगते हैं। यहाँ लुप्त पद ना तो प्रथम पद के हिसाब से परिवर्तित होता है ना द्वितीय पद के। जैसे एक बच्चे के लिए पूछे माता पिता में से तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कहेगा? दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर जो पद होते हैं द्वंद्व समास के, वो दोनों उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है। और यहाँ पर पहला दूसरे से कम है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन प्रधान अभी भी इन दोनों में दूसरा ही है, इसलिए ये द्वितीय पद प्रधान है। तो इसको हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष से थोड़ा, और तत्पुरुष जो होता है वो केवल, तत्पुरुष जो होता है वो केवल और केवल द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद का कोई वो नहीं होता। प्रथम पद में कुछ भी हो जाए, द्वितीय पद के अनुसार ही परिवर्तन जो कारक चिन्ह के होते हैं, और ये पूर्ण रूप से कारक चिन्हों पर निर्भर होता है। इसकी पहचान कारक चिन्हों से होती है। ठीक, कारक चिन्हों से पहचाना जाता है, और कारक चिन्ह का जो परिवर्तन द्वितीय पद के ऊपर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष से थोड़ा अधिक है और द्वंद्व से कम है। ठीक है, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया है द्वितीय पद प्रधान, इसलिए हम उसे तत्पुरुष के ही भेद मानते हैं, लेकिन तत्पुरुष से थोड़ा अधिक है क्योंकि इन दोनों में प्रथम पद का भी महत्व है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। ये प्रथम पद प्रधान है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब देखिए, हम देख सकते हैं अव्यय क्या क्या होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग अव्यय होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अव्यय तो प्रत्यय भी होते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद में है, इसलिए प्रत्यय अंतिम पद में लगता है, इसलिए हमें यहाँ प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय होते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। क्रिया विशेषण होते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो इस, और ये अव्यय होने के कारण, प्रथम पद अव्यय होने के कारण ये पूरे पद को अव्यय कर देता है। द्वितीय पद कितना भी परिवर्तनशील हो, लेकिन प्रथम पद अव्यय होते ही समस्त पद अव्यय हो जाता है, द्वितीय पद अपरिवर्तनीय हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिदिन। ठीक है, अब दिन तो अव्यय नहीं है, दिन परिवर्तित होता है, लेकिन प्रति लगते ही ये दिनों नहीं होगा, प्रतिदिनों नहीं होगा। ऐसे ही एक शब्द यहाँ पर है प्रतिक्रिया। ठीक है, अब हम इसको प्रतिक्रियाएं भी कर सकते हैं। देखिए, वो कर सकते हैं ना, प्रतिक्रियाएं, इसका मतलब है कि द्वितीय पद परिवर्तित हो गया, प्रति उपसर्ग लगने पर भी द्वितीय परिवर्तित हो गया। इसका मतलब कि प्रतिक्रिया शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास वही होगा जिसका द्वितीय पद अव्यय हो जाएगा, अर्थात समस्त पद अव्यय हो जाएगा। प्रथम तो बदलना ही नहीं है, तो प्रथम पद जहां जुड़ने से द्वितीय पद अव्यय परिवर्तित हो जाए, इसका समस्त पद अव्यय होता है, कोई भी पद इसका बदलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिक्रियाएं हो गया, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये द्वितीय पद प्रधान हो गया, और द्वितीय पद प्रधान होते ही यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो अव्ययी भाव के लिए जरूरी है कि पहले उपसर्ग हो, या पूरे पद में क्रिया विशेषण हो, या बीच में संबंध बोधक अव्यय के चिन्ह निकले। संबंध बोधक मतलब के बाद, के उपरांत, के पहले, ये जो शब्द निकलते हैं संबंध बोधक वाले, वो भी होंगे तो भी अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि वो भी परिवर्तित नहीं होते हैं। पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, सब में के लिए लगेगा, के लिए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। तो देखिए, प्रति उपसर्ग लगा है प्रतिदिन, तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन आएंगी, तीन तरह के शब्द आपको मिलेंगे प्रत्येक दिन। अब ये कभी भी प्रतिदिनों नहीं होगा, केवल दिन लिखा है तो दिन का दिनों हो जाएगा बहुवचन, लेकिन प्रतिदिन का बहुवचन नहीं होगा।
प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर, देखिए प्रति और उत्तर, इसमें संधि भी है, तो देखिए आपको बताया भी था, संधि भी है और समास तो होता ही है। समास विग्रह करने का सबसे सरल तरीका और सबसे सटीक फॉर्मूला है, जो हम कम से कम समय में समास को पहचान सकते हैं, जिसकी कि कुछ आपको हम बताते हैं फॉर्मूले, कि किसी भी शब्द को, किसी भी सामासिक पद को पहले अलग करें, ठीक है, अलग करें। अब अलग वो ऐसे भी हो सकता है, संधि के द्वारा भी हो सकता है, प्रत्यय के द्वारा भी हो सकता है और उपसर्ग के द्वारा भी हो सकता है। तो सबसे पहले शब्द को अलग करें, ठीक है, फिर अलग होने के बाद दोनों पदों का अर्थ देखें कि दोनों पदों का मतलब क्या है, ठीक। फिर तीसरी बार ये देखें कि पहला पद क्या है। जैसे पहला पद उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, और दूसरे पद को अव्यय बना रहा है, तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम लिखें परिवार, परिवार का परिवारों भी होता है ना, परिवार का बहुवचन परिवारों होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर उपसर्ग लगा दें सपरिवार, तो सपरिवार आइए, है ना, अब स लगते ही परिवारों नहीं होगा, सपरिवार, इसने पूरे पद को अव्यय कर दिया है, इसका विग्रह होगा परिवार सहित, परिवार सहित, किसी चीज के सहित, रहित, पूर्ण, बिल्कुल खत्म होना, इस तरह की चीजें जब आती हैं तो, या किसी के पीछे इस तरह से चलना, ये सारी चीजें, जैसे आ गया अनुकूल, अनुकूल, है ना, किसी के अनुसार चलना। तो इस तरह के पदों में अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। अब हम देखें अगला, यदि पहला पद उपसर्ग है और वह दूसरे पद की, उपसर्ग में भी 3 कंडीशन होंगी, देख लेना, दूसरे पद की विशेषता बताए, तो कर्मधारय होगा। जैसे दुर्गुण, 2 पद हैं, दुर और गुण, तो गुण बुरा, गुण, गुण की विशेषता, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताते ही कर्मधारय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगली स्थिति देखते हैं, यदि यह उपसर्ग
द्वितीय पद का विपरीत अर्थ बताए, विपरीत अर्थ बताए। तो फिर भी अव्ययीभाव समास नहीं होगा, यानी उपसर्ग की स्थिति में भी तीन कंडीशन है। उपसर्ग अगर अव्यय करता है समस्त पद को तो अव्ययीभाव समास होगा। उपसर्ग अगर द्वितीय पद की विशेषता बताता है तो वो अव्यय नहीं करेगा, वह कर्मधारय समास होगा। और उपसर्ग अगर द्वितीय पद का विलोम बनाता है, विपरीत बनाता है, उसका नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है। यहां पर हम लिख सकते हैं सीधे से इसको नकारात्मक, द्वितीय पद का नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है। तो फिर एक तत्पुरुष का भेद माना गया है, नए तत्पुरुष। जैसे न गण्य, जो गिनने योग नहीं है। असमर्थ, जो समर्थ नहीं है। तो इस तरह के शब्द आएंगे, वो जो बिल्कुल उसके नकारात्मक अर्थ, जो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कक्षा में उपस्थित है और अनुपस्थित, बिल्कुल नहीं है, जहां बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है वहां पर नए तत्पुरुष होगा। जहां थोड़ी भी होने की संभावना होगी वहां अव्ययीभाव होगा। तो देखिए अब अगली कंडीशन हम देखते हैं, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कारक चिन्ह हो, तो तत्पुरुष समास हो। ठीक, अगली कंडीशन वही कर्मधारय वाली, यदि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता या तुलना प्रकट करे, क्योंकि उपमा और रूपक में भी कर्मधारय होता है, तो कर्मधारय होता है। ठीक है, अगली कंडीशन, यदि प्रथम पद संख्यावाची है और द्वितीय पद समूहवाची है, तो द्विगु समास होगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले जो प्रक्रिया हमने बता दी, और ये 9-10 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे समास इतने में ही तैयार हो जाएंगे, समास में कुछ नहीं बचता। इसके बाद यदि दोनों पदों के बीच में और या अथवा आए तो द्वंद्व समास। और अंतिम बिंदु, यदि दोनों पदों का अर्थ न लेकर कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए,
तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं शाखा मृग, ठीक है। सबसे पहले कहा था कि इनको तोड़ना है। शाखा पर दौड़ने वाला, दौड़ने या भागने वाला मृग। मृग का मतलब होता है पशु। देखिए हम कहते हैं मृग माने हिरन होता है, मृग माने हिरन होता है। मृग बहुत बाद में हिरन के लिए रूढ़ हुआ है, पहले मृग माने पशु ही होता था। किसी भी पशु को मृग ही कहते थे, क्योंकि मृग माने होता है जंगल और गौ माने गमन, जंगल की ओर जाने वाले, वो पशु ही कहलाते थे। क्योंकि इसीलिए मृगया कहा गया है, शिकार को मृगया कहा जाता है। वो इस तरह से यहाँ पर पशु है। तो कौन सा पशु है जो पेड़ों पर दौड़ता है? बंदर। तो ये जो शब्द है बंदर के लिए प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है ना तो शाखा का अर्थ लिया जा रहा है ना मृग का, हाँ थोड़े रूप में लिया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से ये बंदर के लिए यानी कि बहुव्रीहि समास है। तो देखिए ये हमने जो 10 पॉइंट देखे, इनको हम अगर अच्छे से समझें तो इन्हीं 10 पॉइंट से ही हम पूरे समास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कोई भी समास है, कोई भी शब्द है, सबसे पहले शब्द को आप देखो कि शब्द है क्या। नील कमल, ठीक है। अब इसमें संधि नहीं है, सीधे सीधे आपके 2 पद हो गए। ये है इसका पहले नंबर पे दोनों शब्द अलग करो, दूसरे नंबर पर दोनों का अर्थ देखो। ये है नीला और ये है कमल, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखो कि ये रंग है और ये कमल है। कमल संज्ञा है और नीला रंग है। किसी संज्ञा के रंग क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। व्यक्त आपके जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग आते हैं। तो रंग विशेषण है, यानी कि दूसरा संज्ञा है। संज्ञा के पहले जब कोई विशेषण शब्द लगता है तो वो उसकी विशेषता बतलाता है। तो नीला कमल, कमल कैसा है? नीला है, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता के कारण कर्मधारय है। इस तरह से हमें ये प्रक्रिया तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे हमने लिखा पंचवटी, 5 वृक्ष, यदि वृक्ष जहां पर 5 वृक्ष है उसको कहते हैं पंचवटी, 5 वृक्षों वाला स्थान। अब अगर हम इसको अन्य पुरुष के रूप में एक स्थान विशेष पंचवटी के लें तो बहुव्रीहि है, लेकिन हम केवल विग्रह की दृष्टि से लें तो 5 वृक्षों वाला स्थान। तो पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? समूहवाची, क्योंकि वृक्षों का समूह हो सकता है, इसके कारण यहाँ पर द्विगु समास है। तो देखिए जैसे ही आप पद को अलग करेंगे और पद का अर्थ समझेंगे तो तुरंत आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि पहला पद दूसरे पद के लिए क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से पहले सामासिक पद को दोनों को अलग करना है, फिर दोनों के अर्थ समझना है, उसके बाद देखना है कि पहला पद क्या है। पहला पद अगर उपसर्ग है तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। अगर उपसर्ग समस्त पद को अव्यय कर रहा है तो अव्ययी भाव है। अगर उपसर्ग दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय है। अगर उपसर्ग दूसरे पद को नकारात्मक अर्थ बना रहा है तो नए तत्पुरुष है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी है। यदि पहला पद दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह दिखा रहा है तो तत्पुरुष है। यदि पहला पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय है। यदि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद समूहवाची है तो द्विगु समास है। अगर पहला पद और दूसरा पद के बीच में और या अथवा लग रहा है तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगर पहला पद और दूसरा पद जो अर्थ दे रहा है उससे अर्थ से कोई लेना देना ना हो, कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा हो वहां पर, तो बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुत आसान है। संधि समास प्रत्यय उपसर्ग के बाद पढ़ने के बाद समास बहुत सरल हैं, बहुत आसानी से आ जाने वाले हैं। ये 10 बिंदु समास से संबंधित ये 10 बिंदु पढ़ने के बाद शायद हमें समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हमें केवल शब्दों को देखना है, खोजना है और समझना है। तो देखिए 3 स्थिति में हमने बताया
अव्ययी भाव समास होगा। इसका प्रथम पद प्रधान होता है तो प्रथम पद में अव्यय होता है तो उपसर्ग भी हो सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय भी हो सकते हैं और क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं। तो देखिए ये प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, ये सब क्रिया विशेषण ही बनते हैं। अब देखो घर घर। और चौथी स्थिति जो है कि जो आपके पद हैं वो पदों का द्वित्व होता है। पदों का द्वित्व होता है वो क्रिया विशेषण ही होते हैं। तो कुल मिला के क्रिया विशेषण भी आते हैं। घर घर, है ना, धीरे धीरे, बीचों बीच, आगे आगे, पीछे पीछे, जहां भी पद का द्वित्व होगा वो भी अव्यय हो जाएगा। घर के बाद घर, उत्तर के बाद उत्तर, यथाशक्ति, ये भी शक्ति के अनुसार। देखो के अनुसार, के साथ, के उपरांत, ये सब क्या है? संबंध बोधक। ये जो है ये सारे के सारे संबंध बोधक तत्व निकल रहे हैं और संबंध बोधक अव्यय होते हैं। देखिए ये हमें समझना है। अब देखिए, अब के साथ आप कहोगे के साथ या के लिए, ये तो कारक चिन्ह है, तो मान लें कि के साथ या के लिए कारक चिन्ह है, पर उसके बाद अगला पद भी तो होना चाहिए। फिर जैसे यथाशक्ति, यथा जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति हो तो शक्ति के अनुसार। एक का अर्थ है के अनुसार या जैसी और एक का अर्थ है शक्ति, दोनों पदों का अर्थ निकल रहा है। विनय पूर्वक, विनय के साथ, पूर्वक माने के साथ, दोनों पदों का अर्थ है। अब आप कहो कि के साथ तो तत्पुरुष कारक का चिन्ह है, तो कारक का चिन्ह कब होगा? जब के साथ के बाद कोई एक पद और होगा, क्योंकि के साथ तो उसमें लुप्त होगा और लुप्त के बाद फिर एक पद और होना चाहिए, तब तत्पुरुष होगा। अभी तत्पुरुष पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। मरणोपरांत, मरण के बाद। अब मरण के बाद क्या हुआ, ये यहाँ नहीं है। ये दो पद ही जो हैं वो अव्यय है। मरणोपरांत, विवाह उपरांत, भोजनोपरांत, जो इस तरह के शब्द आते हैं वो सारे के सारे आपके अव्ययी भाव समास में ही आएंगे। विवाह के उपरांत, लाभार्थ, देखो लाभ के अर्थ में या लाभ के लिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप सोचो के लिए तो कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह तो दो पदों के बीच में आता है ना, फिर यहाँ पर एक पद भी तो नहीं है। जब यहाँ पर एक पद नहीं है इसका मतलब ये लाभ और अर्थ दो पद है ना। इसको अलग करो पहले, जो हमने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, लाभ और अर्थ। अर्थ माने होता है क्या है, कोई आशय, है ना, या चाहना, इच्छा। जैसे कहते हैं ना विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, वो भी इसी में आएगा। विद्यार्थी भी इसी में ही आएगा, विद्या को चाहने वाला। ये सॉरी, ये तत्पुरुष में आ जाएगा क्योंकि इसमें दो आएंगे। हाँ, तो देखिए लाभार्थ, निर्विकार, विकार से रहित, निर्जन, जन से रहित, जो किसी चीज से रहित हो गया, या जैसे सपरिवार सहित हो गया। अब जैसे दुर्लभ, दुर्लभ, इसमें दुर उपसर्ग लगा है, लेकिन ये दुर उपसर्ग इस दूसरे पद का जो लाभ है, दूसरा पद, इसका विलोम, इसका बुरा नहीं बना रहा है, इसकी विशेषता नहीं बता रहा है। लभ माने यहाँ पर लाभ नहीं है। देखिए यहाँ पर पद दूसरा है, इसको हम आपको बताते हैं। ये है दुर और लभ। लभ माने प्राप्त होना, ठीक है, दुर्लभ है ये शब्द आपका दुर्लभ है, लभ। और दुर माने, दुर जो उपसर्ग होता है, दुर माने बुरा भी होता है, दुर माने कठिन भी होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है कठिन, यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो जो कठिनाई से प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, ये अव्यय है, आपका पूरा पद अव्यय है, क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है। और ये उपसर्ग की 3 कंडीशन है। अगर उपसर्ग दूसरे पद का की विशेषता नहीं बता रहा है, या उपसर्ग दूसरे पद को नकारात्मक अर्थ या विलोम नहीं बना रहा है, तो वो अव्ययी भाव समास ही होगा। उपसर्ग की कंडीशन इन 3 की जगह और चौथी जगह नहीं होगी। लूटम लूट, देखो ये पद, ये जैसे कि दिन, दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, ऐसे ही ये, यानी दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन। ऐसे ही ये देशज शब्द का, अपने देसी भाषा के, लूटम लूट, देखो 2 पद है ना, लूट, म हटा दो तो लूट, लूट और लूट, तो एक ही पद है। यहाँ 2 अलग अलग पद होते और होता तो द्वंद्व समास होता, लेकिन लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट मचा देना, बिखराव कर देना, तो इसको
लूट के बाद लूट करना या बिखराव करना, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये है इस तरह के मारा मारी, मार के बाद मारना, यानी मार के बाद मारना यानी मरने के बाद मरना। जैसे कि मारा मारी चल रही है, मार दिया और मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, 2-4 लोगों ने और मार दिया, 2-4 आए और मार दिया। मार के बाद मारपीट होना। चला चली, हम कहते हैं चला चली की बेला है, चलने के बाद चलना नहीं, पूरी जिंदगी चल ली, अब वहां चलना है, अब वहां चलने की बेला आई है, उसको कहते हैं चला चली। तो इस तरह की, चूंकि इसमें भी चल और चल दो पद इसमें छुपे हुए हैं। ये आ की मात्रा और म केवल हमारी ध्वनि परिवर्तन है और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये सारे अव्ययीभाव समास में आएंगे। अब देखिए नए तत्पुरुष हम यही देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष में तो कारक चिन्ह होता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, इसलिए हम इसको तत्पुरुष का भेद माने या नहीं माने। पर ये अव्ययीभाव समास नहीं है। यहाँ पर इतना मानना जरूरी है और इतना समझना जरूरी है, क्योंकि उपसर्ग होने के कारण ये अव्ययीभाव से अलग क्यों हुआ, इस चीज को जानना जरूरी है। कई बार हम उपसर्ग देख करके अव्ययीभाव लगा देते हैं। ऑप्शन में भी आता है, अगर प्रश्न आ गया आपके पास कि किस विकल्प में अव्ययीभाव समास है, ठीक, एक मरणोपरांत, 2 ऐसा फल, 3 नील कमल, 4 राजीव लोचन। अब देखिए ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो क्या करेंगे आप? अगर हमने अव्ययीभाव समास बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, केवल इतना ही पढ़ा है कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, तो यहाँ हम कच्चा खा जाएंगे, यहाँ हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मरणोपरांत पर हमारा दिमाग नहीं जाएगा। यहाँ हम दिमाग क्या लगाएंगे, मरने के बाद, के बाद, के बाद, के साथ, के लिए, ये तत्पुरुष है। एक छठवें इंद्री का प्रयोग करेंगे, तत्पुरुष है। लेकिन ध्यान रखें परीक्षा में केवल हमारे मस्तिष्क का ही प्रयोग करना चाहिए, हमारे दिमाग का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास जो भगवान ने 5 इंद्रियां दी हैं, सिर्फ इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर इनका प्रयोग ना करके हम छठी इंद्री का प्रयोग करते हैं तो हमसे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको हम तत्पुरुष मान लेंगे और उपसर्ग होने के कारण इसको हम अव्ययीभाव मान करके, ये तो कर्मधारय हैं, दोनों समझ में आ रहा है, गलती कर बैठेंगे, जबकि ये अव्ययीभाव समास है और ये नए तत्पुरुष है। हाँ, यहाँ पर एक चीज, एक प्रश्न और घुमा सकता है एग्जामिनर, देखिए बता रहे हैं आपको कैसे। यहाँ पर एक प्रश्न बदल सकता है इसी ऑप्शन में, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। देखिए फिर वही गलती कर देंगे, क्योंकि हम सब तत्पुरुष इसी को ही मानेंगे मरणोपरांत, लेकिन नहीं, ये जो है ना नए तत्पुरुष है, तो इसको अगर इसने नए नहीं लिखा है तो भी तत्पुरुष तो है, इसलिए इसका उत्तर भी यही होगा। यानी दोनों इसमें अव्ययीभाव ये होगा और तत्पुरुष या नए तत्पुरुष ये होगा। तो यहाँ प्रश्न बदल करके, लेकिन दोनों स्थिति में अगर हमें सही से जानकारी नहीं है, हमें सही से नहीं आता है, तो हम गलती क्या करेंगे, हम गलती ये कर देंगे कि दोनों ही उत्तर हमारे गलत हो जाएंगे। अगर दोनों प्रश्न आए हैं तो हमारे गलत हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है।
तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर, देखो 5 उपसर्ग हैं। अ, ये हिंदी का, फिर ये अन जो स्वर के लिए बना, फिर ये हिंदी का अन, और ना हिंदी का, फिर उर्दू का ना भी इसी में शामिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका मतलब भी नकारात्मक होता है। तो देखिए असफल, अकारण, नगण्य, असीमित, असमर्थ, नास्तिक। ये देखो नास्तिक की व्यवस्था तक है, न आस्तिक, नास्तिक लगा है, ठीक है, ना आस्तिक, अनाधिकार। ये सारे के सारे हम संधि के उपसर्ग के बीच में पढ़ चुके हैं, सबके हम ये टुकड़े कर चुके हैं। सबको देख, सब में अन लगा है। ये जितने भी हमने लाइन खींची है इन सब में अन उपसर्ग है। अन अधिकार, अन अर्थ, अन ईश्वर, अन एक। जो मात्रा लगी है उसको अलग कर दो, सारे आपके अलग हो जाएंगे। अन उपसर्ग लगा है सब में। तो देखिए पहला हम, ये तो साफ दिख रहा है, असमर्थ, अकारण, नगण्य, असीमित, असमर्थ, ठीक है। इसमें संधि है, देखिए न आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है, यानी ये न लगते ही जो शब्द बना वो इसका विलोम बन गया, ठीक है। इसका किसका विलोम? इस शब्द का विलोम बन गया, ये है। अगला देखें, अन अन अधिकार, जो अधिकार नहीं है, अनधिकार, अनधिकार क्षेत्र। अन अर्थ, जितने भी हमने हिंदी में अ उपसर्ग के, अन हलंत वाला और अन, ये तीनों के जितने भी हमने शब्द बताए थे वो सारे नए तत्पुरुष में आएंगे। और ये बात आप जानते ही हैं कि उपसर्ग में भी समास, प्रत्यय में भी समास, संधि में भी समास। अन अर्थ, फिर अन ईश्वर। देखिए कितनी सारे हमारे संधियों के प्रैक्टिस हो रही है, उपसर्ग की प्रैक्टिस हो रही है। समास में तीनों ही आ जाएंगे, संधि भी, संधि के भी शब्द विच्छेद होंगे, उपसर्ग भी अलग होंगे और प्रत्यय भी अलग होंगे। अधिकांशतः ऐसे ही आएंगे। कुछ शब्द हैं, कुछ प्रतिशत यानी 20 या 30% समास ऐसे रहेंगे जो मूल शब्द से समास बनते हैं। अन एक, अन उपमा, अन रित। ये री की मात्रा लगी है ना तो रित आ जाएगा। रित माने सही और अनृत माने झूठा। अन उपयुक्त, अन आवरण, अन आचार। ये देखिए, और ये देखिए ये अलग ही दिख रहा है, अनासक्त। इसमें भी अन और आसक्त, और इसमें बिल्कुल अलग है, अनजान, अनदेखा, अनछुआ, अनसुना, ना लायक, ना समझ, ना कारण, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह से एक नया समास, एक अलग समास जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इनको अव्ययी भाव समझ बैठते हैं। ये अव्ययी भाव समास नहीं है। 5 उपसर्ग जहां भी आएंगे, क्योंकि उर्दू के उपसर्ग में भी समास होंगे, हिंदी के उपसर्ग में भी होंगे, संस्कृत के उपसर्ग में भी होंगे, इसी तरह प्रत्यय को देख लेते हैं, तद्भव प्रत्यय में भी होंगे, देशज प्रत्यय में भी होंगे, उर्दू के में भी होंगे, सब में होंगे। समास हर जगह होता है। अब देखिए इस तरह से हमने एक समास पढ़ लिया। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवीजन करके कुछ मुख्य पॉइंट हम इसमें लिखते हैं कि
कौन सा समास पढ़ा? अव्ययी भाव, है ना। अव्ययी भाव समास पढ़ने में हमने क्या चीजें सीखी, उनको हम एक बिंदुवार एक संकलन करते हैं। एक तो पहला पद, ठीक है, दूसरा पद अव्यय, अव्यय करे, अव्यय हो। चौथी कंडीशन संबंध बोधक शब्द हो। पांचवी कंडीशन क्रिया विशेषण। छठवीं कंडीशन शब्दों का द्वित्व। इन सारी कंडीशन में अव्ययभाव समास होगा। और कहाँ नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। नहीं होगा कहाँ पर? उपसर्ग द्वितीय पद का विशेषण। दूसरी कंडीशन उपसर्ग द्वितीय पद का नकारात्मक अर्थ प्रदान करे। ठीक है। तीसरी स्थिति, यानी दो स्थिति में उपसर्ग के हिसाब से ये अव्ययभाव समास नहीं होगा। तीसरी स्थिति इसमें कोई नहीं है। ठीक है। तो ये अगर वो विशेषण है तो अव्ययभाव समास नहीं होगा, कर्मधारय होगा, और नकारात्मक प्रदान करे तो नए तत्पुरुष होगा। ये ध्यान, अव्ययभाव नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरा तत्पुरुष। ये द्वितीय पद प्रधान समास है। इसमें दोनों तरफ पद होते हैं, संज्ञा पद हो सकते हैं, कोई भी पद। विशेषण तो होगा नहीं, क्योंकि विशेषण होते ही कर्मधारय हो जाएगा। तो ज्यादातर दोनों पद संज्ञा पद होते हैं। और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होता है। कारक में कौन कौन से होते हैं देखिए। कर्ता नहीं होता, कर्म होता है। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह ने को। करण कारक, करक कारक का चिन्ह से। संप्रदान, इसका भी चिन्ह को होता है। अपादान, से। संबंध का की। अधिकरण मैं पर। ये अब यहां पर कर्ता और संबोधन, ये दो कारक में समास नहीं होता, ये ध्यान रखना। कहाँ समास नहीं होता है ये स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो रही है। पहली कंडीशन
उपसर्ग प्रत्यय से बने हुए शब्दों में समास नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, कर्ता कारक और संबोधन कारक में समास नहीं होता है। तो देखिए हमने कारक के चिन्ह इसलिए लिख लिए हैं ताकि बार बार यहाँ ध्यान देना पड़े। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र खेल रहा है। तो देखिए ये जो खेल रहा है क्रिया है ना, ये किसके अनुसार है? पुत्र के अनुसार है। अगर हम यहाँ पर लिख दें राजमाता आ रही हैं, तो क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? माता के अनुसार परिवर्तित। यानी कि इधर कुछ भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्वितीय पद बदलते ही क्रिया या ये जो कारक चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। की आ गया ना, की मतलब संबंध, संबंध आ गया। ये संबंध तत्पुरुष है, ठीक है, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अब जैसे यहां हम लिखें युग पुरुष, युग पुरुष, तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया करनी है कि दोनों को तोड़ना है। टूटा हुआ रखा है, संधि है ही नहीं, जुड़ा है नहीं, सीधे दिख रहा है युग पुरुष। दो पद हो गए, ये पहला पद और ये दूसरा पद। पहला पद क्या है? युग, और दूसरा पद है पुरुष। यानी दोनों पद जो हैं वो संज्ञा पद हैं। यानी जब दोनों संज्ञा पद हों तो यहाँ पर ना तो अव्ययी भाव हो सकता है, ना कर्मधारय हो सकता है, ना द्विगु हो सकता है। हाँ, अब तीन कंडीशन हो सकती हैं। तत्पुरुष हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है क्योंकि द्वंद्व में भी दोनों पद संज्ञा होते हैं, या फिर किसी अन्य के लिए प्रसिद्ध मानो तो बहुब्रीहि तो होता ही है। बहुब्रीहि को तो केवल समेटना होता है, बहुब्रीहि कहीं भी हो सकता है। जो किसी के लिए प्रसिद्ध हो गया वही पद जिसमें कोई और समास है, अगर किसी अन्य पद के लिए मान लें तो बहुब्रीहि हो जाता है। युग पुरुष, अगर किसी को कहने कि गांधी जी युग पुरुष थे, तो गांधी जी के लिए कहने के साथ ही वो बहुब्रीहि बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें केवल इनके बीच का संबंध निकालना है कि क्या है। युग पुरुष, युग का पुरुष, पुरुष का युग से संबंध है कि युग के लिए पुरुष, एक नए युग, युग पुरुष जो एक नए युग के लिए एक नया रूप लेकर आया, वो युग पुरुष कहलाया। युग का नहीं हो गया, वो उसका रिश्ता नहीं हो गया उससे। जैसे राजमाता, राजा की माता, वो उसका संबंध है उससे। जैसे हम कहते हैं तुलसी कृत रामायण, तुलसी की रचना, तो तुलसी के द्वारा या तुलसी के द्वारा लिखी हुई या तुलसी रामायण, तुलसी की रामायण, है ना। तो जहां पर संबंध आए, जो उसका संबंध है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन इस युग का संबंध नहीं है, युग के लिए पुरुष आया, तो ये हो गया युग के लिए पुरुष। ऐसा पुरुष जो एक युग के लिए तैयार हुआ, जिसने एक नया युग बनाया। तो यहाँ पर के लिए आने के कारण संप्रदान होगा, क्योंकि संप्रदान में हमेशा के लिए आता है, संप्रदान तत्पुरुष। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। कर्म का चिन्ह को जहां निकले वहां कर्म। शरणागत, शरण को आया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। सब कुछ जानने वाला या सबको जानने वाला। जो सब कुछ जानने वाला है वो सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ को हम बहुब्रीहि भी कह सकते हैं क्योंकि भगवान के लिए है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझ लें, को संप्रदान में भी आता है, लेकिन वहां पर उसका मतलब के लिए होता है, ठीक है। तो जेब को काटने वाला, जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, जेब कट रही है ना, जेब को काटने वाला जेब काट रहा है ना। गगन को चूमने वाला गगन को चूम रहा है। शरणागत आने वाला शरणागत शरण को आया हुआ है, तो उसका उससे सीधा उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कर्म है। करण तत्पुरुष, करण मतलब होता है जो किसी का कारण भी हो सकता है, साधन भी हो सकता है, और प्रेम, घृणा आदि इस तरह के भाव जब निकलते हैं, जो उसमें भी करण तत्पुरुष होता है। जैसे देश प्रेम, देश से प्रेम से चिन्ह निकला है,
पर आप कहोगे देश से प्रेम करने के लिए, देश कोई साधन थोड़ी है, साधन नहीं है। लेकिन जहां प्रेम की स्थिति आती है, बात हमें पिताजी से बात करनी है, से बात करना, प्रेम करना, पूछना, इस तरह की चीजें जो आती हैं वो करण तत्पुरुष में स्थिति होती है उसकी, करण तत्पुरुष। देश से प्रेम, देश प्रेम, यहाँ देश का प्रेम नहीं होगा, ध्यान रखना। देश का प्रेम कोई संबंधवाचक नहीं होगा, प्रेम देश का नहीं होता है, देश के लिए। हमारे मन में देश, हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो उसका प्रेम नहीं होता है, हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम की भावना होती है। आंखों देखी, आंखों के द्वारा देखी हुई, आ गया ना, से का मतलब के द्वारा, जो हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं। तारों भरी, तारों के द्वारा भरी हुई, जो तारों से भरी हुई है। धर्मांध, धर्म से, धर्म के कारण, देखो के कारण आ गया ना, कारण में भी आएगा, क्योंकि धर्म के कारण अंधा हुआ है। अंधे होने का धर्म एक साधन बन गया, कारण बन गया। जैसे भूखमरी, भूखमरी, भूख से मरा हुआ या भूख से मरना, भूख से मरना, भूखमरी। तो भूख क्या हो गया, कारण, भूख के कारण मर रहे हैं लोग, तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, भूखमरी, भूख के कारण। तो जहां पर कारण हो, साधन हो, या कोई प्रेम हो, किसी से प्रेम की स्थिति हो, भक्ति की स्थिति हो, देश। अब यहां पर अगर एक शब्द आ जाए देशभक्ति, तो अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया, इसको ये मत समझना कि देश का प्रेम है, देश से प्रेम आएगा, ठीक है। अब भक्ति है तो देश से भक्ति भी नहीं होगी और देश की भक्ति भी नहीं होगी, इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति की भावना। भगवत भक्ति, भगवान के लिए भक्ति, भगवान की भक्ति थोड़ी, भगवान के लिए भक्ति आएगा, ठीक है। तो ये के लिए आते ही संप्रदान हो जाएगा यहां पर। संप्रदान देखते हैं, जहां के लिए प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रंगशाला, रंग, रास रंग के लिए शाला, कर्णफूल, कान के लिए फूल, इस तरह से के लिए आएगा। पुस्तकालय, भाई कोई घर है, कोई कमरा है, वो, सॉरी, आप किसी भी एक कमरे को पुस्तकालय भी बना सकते हैं, है ना, वाचनालय भी बना सकते हैं, रसोई घर भी बना सकते हैं, शयन कक्ष भी बना सकते हैं, बैठक भी बना सकते हैं। तो रंग कक्ष का ये है, जहां पढ़ रहे हैं वो कक्षा कक्ष है, कक्षा कक्ष, कक्षा के लिए कक्षा। तो पुस्तक के लिए, है ना, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय। ऐसे ही आप लिखे सचिवालय। अब सचिवालय सचिवों का आलय नहीं होता है, सचिवालय सचिवों के लिए आलय, जहां सचिव जाकर बैठते हैं, काम करते हैं, सचिवों के लिए आलय। ये सब में संप्रदान होगा। दान पात्र, जब कोई काम किसी के लिए करा जाए, किसी को कुछ दिया जाए, तो वहां पर संप्रदान होता है। दान के लिए पात्र, दान का पात्र नहीं होगा, ये नहीं कि दान एक वस्तु है, उस दान से उस पात्र को बनाया गया। जैसे हम कहें लौह पत्र, लोहे का पत्र, तो वो लौह पत्र है, लेकिन लौह पात्र है, ये लौह पात्र मतलब लोहे का पात्र, क्योंकि उस पात्र को लोहे से बनाया गया है, तो लोहे के द्वारा बनाया गया, वो भी वहां संबंध नहीं होगा। उसे बनाने के लिए लोहे को साधन के रूप में प्रयोग किया, लोहे के द्वारा बनाया हुआ। दान, दान पात्र, दान के लिए पात्र। अब जैसे कर्ण फूल, कान के लिए फूल। अब अगर यहां पर आ जाए स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल, तो सोने के या स्वर्ण के द्वारा बनाए हुए फूल, के नहीं होगा, स्वर्ण के द्वारा बनाए हुए फूल, करण हो जाएगा।
जन्मांध, जन्म से अंधा। अब देखिए यहाँ पर जैसे धर्मांध और जन्मांध में कितना अंतर है, देखो इस अंतर को समझना है। धर्मांध, यहाँ पर अंधे होने के लिए धर्म कारण है, धर्म के कारण इतना धर्म में डूब गया है कि अंधा हो गया, उसे कुछ नहीं दिखता है, जो कुछ बता दिया गया उसी को सच मानता है, प्रैक्टिकल नहीं देखता है कि ये बात सही भी है गलत भी है। धर्म में बता दिया ऐसा करना है, परिवार में बता दिया गया आज के बाद तुम्हें ये नहीं करना है, बस वही कर रहा है, इसको कहते हैं धर्मांध। लेकिन जन्म अंध, अंधे होने में जन्म का कोई साधन नहीं है, कारण नहीं है। जन्म अंधा होना, उसके जन्म होना उसका अंधे होने का कारण नहीं है, वो जन्म से अंधा है ही है। तो ऐसी स्थिति में अपादान होगा, क्योंकि जन्म जब कोई से चिन्ह आ जाए और वो से चिन्ह ना तो प्रथम ना तो द्वितीय पद का कारण हो, ना साधन हो, ना प्रेम जैसी स्थिति बने, तो वहां पर अपादान ही होगा। जैसे वह बड़ों से डरती है ना, तो बड़ों से डरना, राजा से डरना, जहां पर से आ जाए तो अगर हम राजा से डरते हैं तो राजा के कारण नहीं डरते हैं, डर हमारे अंदर है। बहुत से लोग नहीं डरते हैं, हम बहुत अंधेरे से डरते हैं, बहुत से लोग नहीं डरते हैं। तो डर का कारण अंधेरा नहीं है, डर का कारण हमारे अंदर है, यानी हम खुद डरते हैं, वो हमारा भाव है। तो जहां डरने का भाव आता है वहां अपादान होगा। तो ऐसे कार्य से मुक्त, ये अलग होने का भाव तो सबसे पहला भाव है, अलग होने के भाव से तो अपादान होता ही है, लेकिन और स्थितियों में आकाश से पतित, देश से निकाला हुआ, जहां इधर हम लिख दें राज भय, तो राजा से भय, तो राजा से भय मतलब अब राजा कोई कारण नहीं है भय का, कि राजा के कारण डर रहे हैं कि वो राजा है इसलिए हम डर रहे हैं। सारी दुनिया राजा से नहीं डरती है, जो डरपोक होते हैं वही डरते हैं, और जो डरपोक होते हैं वो सबसे डरते हैं। तो यहाँ पर डर का कारण नहीं है, ना साधन है, हम खुद डर रहे हैं, ये हमारी खुद की स्थिति है। तो यहाँ पर सब जगह अपादान होगा। संबंध तत्पुरुष, अब दो स्थितियों के बीच, हिम का आलय, अब ये है हिम का आलय, बर्फ का आलय है, वो बर्फ का ही पहाड़ बन गया है, यानी वहां पर ना तो बर्फ को साधन के रूप में प्रयोग किया है और ना ही बर्फ के लिए बनाया गया है, वो बर्फ का ही पहाड़ है, इसलिए उसको हिमालय कहते हैं। राजमाता, राजा की माता, हरि भजन, हरि का भजन, हरि का जन, हरिजन, हरि का जन, यहाँ हरि भजन भी हो सकता है, हरि भजन, हरि का भजन। हाँ, अब यहाँ पर जैसे देशभक्ति थी तो देश के लिए भक्ति थी, है ना, हम देश के लिए भक्ति की भावना रखते हैं। लेकिन यहाँ अगर यहाँ हम कर दें भगवत भक्ति, देखिए यहाँ अंतर हो जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि समास हमेशा विग्रह के आधार पर, अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा समास होगा। भगवत भक्ति, तो यहाँ पर भगवत के लिए भक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम भक्ति भगवान के लिए नहीं करते हैं, देश के लिए भक्ति करते हैं वो ठीक है, पर भगवान के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। तो भगवान की भक्ति, जैसे भगवान का भजन, भगवान के भक्त, भगवत भक्त, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवत पूजा, इस सब में का निकलेगा, की भक्ति। तो ये की होने के कारण ये सब संबंध तत्पुरुष में आएंगे, ठीक है। भगवान की भक्ति, भगवत भक्त, भगवत का भक्त का, तो ये का की के निकलेंगे संबंध। अधिकरण में होता है जब पहला पद द्वितीय पद का आधार होता है, पहला पद द्वितीय पद का आधार होता है, उस तब वो अधिकरण होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, जब हमारे आप बीती, हम आप बीती कथा सुना रहे हैं, जो हम पर बीती है ना, पर, मैं, तो आधार है। देशवासी, देश में वास करने वाला, वन मानुष, वन में रहने वाला, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली, रेल क्या होता है, रेल को समझो, RAIL, रेल, रेल माने होता है लोहा। रेल कोई गाड़ी का नाम नहीं है जिसमें बैठते हैं, वो रेल नहीं है, वो ट्रेन है। रेल माने होता है लोहा, और रेल में लगा दिया
वे, वे माने रास्ता, तो ये हो गया रेलवे, यानी इसको कहते हैं लौह पथ। रेलवे का मतलब लौह, इसीलिए रेलगाड़ी को लौह पथ गामिनी कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम रेल से आ रहे हैं ना, रेलगाड़ी का आविष्कार ही अंग्रेजों ने किया है, तो नाम भी अंग्रेजों का ही दिया है। लेकिन रेलगाड़ी जो शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बनी है। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, इसको संकर शब्द कहते हैं। लेकिन समास तो संकर शब्दों में भी होते हैं, इसलिए समास कहीं भी हो सकता है, पकौड़ा कहीं भी हो सकता है। तो रेलवे है ना। अब इस रेलवे में हम जोड़ दें रेल वे स्टे, स्टे माने रुकना, स्टे माने रुकना होता है, तो यहां पर स्टे से शब्द बना स्टेशन। इसका मतलब हो गया लौह पथ विश्राम, स्टे माने विश्राम स्थल। इस तरह से बना लौह पथ विश्राम स्थल, और गाड़ी को कह दिया रेल पथ लौह पथ गामिनी। तो इस तरह से रेल गाड़ी का ये नहीं होगा कि रेल के द्वारा गाड़ी या रेल से जाने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली, रेल मतलब रेल पर, यहाँ पर पद लुप्त है कि रेल के मार्ग पर, इसको ऐसे कह सकते हैं रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी, लौह पथ पर, रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी, ये इसका सही विग्रह होगा। तो देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है, उससे ही बने हैं शब्द। तो इस तरह से हमने आज अव्ययी भाव समास पढ़ लिए हैं। अव्ययी भाव में नैप तत्पुरुष भी पढ़ लिया है और तत्पुरुष भी लगभग पूरे 6 के 6 पढ़ लिए हैं। थोड़े से शब्द यहाँ पर अभ्यास के लिए हैं, 2-5 मिनट लगेगा, इनको हम समझ लेते हैं। तत्पुरुष के ही हैं, इस पे हम समझे, सिर्फ यहाँ इतना समझना है, आपके पास विग्रह है, विग्रह के आधार पर बताना है कौन सा तत्पुरुष होगा। ईश्वर पर अधीन, तो पर क्या हो गया? अधिकरण। जैसे आप पर बीती था, ये अधिकरण हो गया। सारे तत्पुरुष हैं, ध्यान रखना। मोहान, मोह से अंधा, करण, क्योंकि अंधे होने का मोह कारण है। जन्मान, जन्म से अंधा, ये आई गया, अपादान है, पढ़ ही चुके हैं। चील के समान चलने वाली गाड़ी, चील गाड़ी। अब चील के समान चल रही है, तो गाड़ी का जो पहला पद है वो गाड़ी का के समान दिखा रहा है, तो के समान, के लिए, के बिना, के कारण, तो ये सारे के सारे करण में आएंगे। ठीक है। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा, करण। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली, को आ गया ना, कर्म, माल को लेके जाने वाली, कर्म कारक। रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण, पर आ गया। अन्नदान, अन्न का दान, संबंध। रक्तदान, संबंध, क्योंकि हम रक्त का दान करते हैं, रक्त के लिए दान नहीं करते हैं। तुला दान, तुला के बराबर करके, के बराबर के समान, तो क्या आएगा? करण। के बराबर के समान जहां भी आएगा वहां करण आएगा। महादान, महा है जो दान। अब ये जो है यहाँ तत्पुरुष नहीं है, ये क्या है? कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। ठीक है, ये यहाँ पर गलती से आ गया है। जीवन दान, जीवन का दान, संबंध, कन्या का दान, संबंध, संबंध तत्पुरुष। अब देखिए कहते हैं कन्या का, कन्या के लिए दान नहीं होता, ध्यान रखना। जो हम पैसा कन्या को देते हैं वो कन्या के लिए दान होता है, लेकिन उसको कन्यादान नहीं कहते हैं। हाँ, हम लोग कह देते हैं चलिए कन्यादान देने जा रहे हैं, लेकिन असली कन्यादान तो वो है जो विवाह मंडप में माँ बाप अपनी बेटी का हाथ दान करते हैं, वर के हाथ में सौंपते हैं। उस विधि को, उस रिवाज को कन्यादान कहते हैं, कन्यादान संस्कार, जिसको हम अपनी भाषा में, अपनी राजस्थानी भाषा में हथलेवा संस्कार कहते हैं। तो वहां पर माता पिता कन्या के लिए दान नहीं देते, कन्या को ही उठा के वर को दान दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं हमने कन्यादान कर दिया, हम उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। तो कन्या का दान दिया जाता है, ध्यान रखना, कन्या के लिए दान नहीं होगा। नर बलि, नर की बलि, संबंध। और अगर इसको पलट दें बलि नर, तो बलि के लिए नर, के लिए हो गया तो संप्रदान हो गया। पशुओं की बलि, संबंध।
भूतों के लिए। अब भूतों की बलि थोड़ी जाती थी, भूत तो पहले ही मरे हुए हैं, भूतों को हम दोबारा क्या बलि देंगे। भूत बलि को भूत की बलि नहीं कहते हैं, भूतों के लिए जो दिया जाता है उनको खिलाने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उसको कहते हैं भूत बलि। तो के लिए मतलब संप्रदान। काक के लिए बलि, ये भी संप्रदान। स्वर्ण से बना फूल के द्वारा बना, देखो स्वर्ण फूल स्वर्ण से बना, करण साधन बना। रजत फूल रजत से बना, करण। हथ फूल हाथ के लिए। अब हथ फूल हाथ से बना नहीं है, हाथ के द्वारा नहीं बना, हाथ में पहनने के लिए बना, तो हाथ के लिए बना। जब जो जिस चीज के लिए होती है वहां संप्रदान होता है। कोई काम किसी के लिए किया जाए वो संप्रदान। देवराज देवों का राजा और कविराज कवियों में राजा, दोनों में देखो अंतर है, ध्यान रखना। देवराज देवों में राजा नहीं है, वो देवताओं का ही राजा है, इसलिए वो एक ही है। कविराज तो हम किसी भी कवि को कह सकते हैं, कोई भी कवि कविराज हो सकता है। बहुत सारे कवियों में जो श्रेष्ठ हो गया कविराज, अच्छा है, 10 कवि बैठे हैं वो सबसे अच्छा, उसको कविराज कह दिया। पर देवराज हम हर किसी को नहीं कह सकते हैं। देवराज सिर्फ एक ही है, इंद्र, देवताओं का राजा, तो वो तो संबंध हो गया यहाँ, ठीक है। और कविराज हो गया कवियों में राजा, अधिकरण। ठीक है, इस तरह से आज की कक्षा में हमने समास प्रकरण के अंतर्गत समास की परिभाषा, समास की पहचान, समास के भेद पढ़े, अव्ययी भाव समास, नए तत्पुरुष और तत्पुरुष के सारे भेद पढ़े, तत्पुरुष समास समझे और उनके अभ्यास किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इन समासों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तरी के साथ अपनी समास की परीक्षा स्वयं लेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से हमें तैयारी करती चलनी है। आप निरंतर तैयारी करिए। एसआई का बैच है, ये शुरू हुए लगभग अब 15 दिन होने, 10-12 दिन होने वाले हैं, 12 दिन पूरे हो गए हैं। लगभग संधि समास प्रत्यय उपसर्ग हमारी समाप्ति पर है और अब जो है समास के बाद फिर हम शब्द विचार परिचय लेंगे। जो शब्द की जो कोटियां हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे पढ़ेंगे। पहले समास प्रकरण को हम अगली कक्षा में समाप्त करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप निरंतर ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से, राइस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आने वाली परीक्षा में अपनी सफलता निश्चित कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।